हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग सामाजिक अध्ययन को पढ़ने वाले हैं। और ये देखिए, सामाजिक अध्ययन की आपकी 8वीं क्लास है और 7 क्लासें हो चुकी हैं और आप लोगों के हिंदी और मैथ भी कंप्लीट हो चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए। देखो, सर्वाधिक शासक की बात कर रहे हैं, शासक का मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा राजा हुए। आपका कह रहा है तथाकथित दास वंश। दास वंश का मतलब आपका हो जाता है वही गुलाम वंश। ठीक है, दास वंश का मतलब क्या हो जाएगा, गुलाम वंश की बात कर रहा है। और देखो यहाँ पे कह रहे हैं खिल्ली वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए। तो आपसे पूछ रहे हैं कि सर्वाधिक शासक किस वंश में हुए, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो आप लोग ध्यान रखना है कि गुलाम वंश में सर्वाधिक शासक हुए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है चंद्रगुप्त प्रथम से, समुद्रगुप्त से, कुमारगुप्त से, स्कंदगुप्त से। तो आप लोग ध्यान रखना है कि प्रयाग प्रशस्ति की बात कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त का एक स्तंभ लेख है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है क्या है कि एक स्तंभ लेख है। ठीक है, जो संस्कृत भाषा में लिखा है। कौन सी भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत लैंग्वेज। देखिए, जो कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, इलाहाबाद या प्रयागराज, क्लियर नहीं? जो कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद, प्रयागराज में स्थित है। आप लोग ध्यान रखना है समुद्रगुप्त का एक स्तंभ लेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद या प्रयागराज में। तो आप लोग ध्यान रखना है आपका आंसर हो जाए समुद्रगुप्त। और आप लोग ध्यान रखना है समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, और आप लोगों को बताया था समुद्रगुप्त के बारे में भी बताया था, जो बीड़ा वादन में कुशल था। ठीक है, और इसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए तस्वीर भी अंकित थी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि तुगलक वंश का संस्थापक था फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, खान जहां, मकबूल। तो आप लोग ध्यान रखें, तुगलक वंश के संस्थापक की बात कर रहे हैं तो गयासुद्दीन तुगलक था और कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। और देखिए, एक व्यक्ति था गाजी मलिक। ठीक है, क्या नाम था? गाजी मलिक नाम था, गाजी मलिक। और ये गाजी मलिक था ना, जो 1320 में क्या हुआ था, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से क्या हुआ था, ठीक है, शासक बना था और तुगलक वंश की इसने स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रखना है किसकी की थी? तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? 1320 में। और इसकी 1325 में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। आप लोग ध्यान रखना है गयासुद्दीन की मृत्यु कब हुई थी? 1325 में। और तुगलक वंश की स्थापना कब की थी? 1320 में की थी। देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं कि तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ था जिसका नाम था, कह रहे कि वारंगल, देवगिरी, भद्रा और विजयनगर। तो आप लोग ध्यान रखना है इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि चीनी यात्री हुइनसांग किस उद्देश्य से भारत आया था? कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म के ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए। सेकंड ऑप्शन कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए। थर्ड ऑप्शन कह रहा है भारतीयों के जीवन का अध्ययन करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि भारत में चीनी राजदूत का कार्य करने। तो उसका जो मेन उद्देश्य था वो था बौद्ध धर्म के ग्रंथों की प्रतियाँ प्राप्त करने का उद्देश्य था। मतलब जो भारत आया था ना हुइनसांग, उसका मेन टारगेट क्या था कि बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करना है, समझे ना? तो सबसे पहले वो कहाँ पे पहुँचा? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए पहुँचा और नालंदा विश्वविद्यालय उस समय क्या था? बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, क्यों? और उसे क्या चाहिए था? बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी भी चाहिए थी। तो वो कहाँ पहुँचा? नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। और देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराने वाला कौन व्यक्ति था? बख्तियार खिलजी था। ठीक है, बख्तियार खिलजी था।
तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा दिया था। और यहाँ तक बोला जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में जो किताबें थीं वो 3 महीने तक जलती रहीं। समझे, कितने महीने तक जलती रही? 3 महीने तक जलती रही, इतनी किताबें थी बौद्ध धर्म की। समझे, तो इसको आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसको ध्वस्त किसने कराया था, इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है ज़्यादातर एग्जामों में कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, बख्तियार खिलजी ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं, कह रहे परतदार शैलों से, रूपांतरित शैलों से, आग्नेय शैलों से, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आग्नेय शैल। अब देखो आप लोग आग्नेय शैल के बारे में समझ लीजिएगा। देखो आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं, इनका जो निर्माण हुआ है ज्वालामुखी उद्गार से, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार से इनका निर्माण हुआ है। अब देखो ज्वालामुखी उद्गार होता कैसे, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। देखो क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर क्या होता है, मैग्मा होता है। मैग्मा का मतलब क्या होता है, जैसे रक्त, जैसे लाल पिघला हुआ जैसे लोहा मान लो, ठीक है। तो तरल अवस्था में जो खनिज पदार्थ होते हैं वो होते हैं पिघले हुए नीचे। और देखो पृथ्वी से जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। जैसे पृथ्वी एक, जैसे यहाँ पे बोर कर लो, ठीक है, गड्ढा कर लो, उसमें अंदर जाओगे, जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाओगे वैसे क्या होगा कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। समझे। अब क्या होता है कि जब नीचे जैसे कोई मैग्मा होता है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जब गर्मियों में क्या होता है, पृथ्वी गर्म होती है तो इसका भी टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे गर्म हो जाता है। अब ये मैग्मा क्या होता है, जब गर्म हो जाता है तो क्या होता है, ऊपर उठने की कोशिश करता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जैसे आलू बॉयल करते हैं, ठीक है, आलू उबालते हैं भगोने में, तो क्या होता है कि उसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं, सही है ना, ढक्कन रख देते हैं। फिर भी क्या होता है, जब भाप बनती है तो ये उचक जाता है, ठीक है। उसके ऊपर ईंट भी छोटी सी रख दो फिर भी उठ जाता है, प्रेशर से उठता कि नहीं उठता है। तो ये चीज़ रखना है। जब यहाँ पे पृथ्वी के अंदर क्या होता है, जो मैग्मा भरा होता है जब गर्म हो जाता है, गर्म होने पर क्या होता है, हल्का हो जाता है। हल्का होता है तो क्या होता है, ऊपर उठता है। तो क्या होता है, ऊपर की जो चट्टान होती है, कठोर चट्टान, उसको पिघला देता है। क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म होता है तो जो चट्टान इसके संपर्क में आती है वो उसको गला देता है। फिर क्या होता है, धीरे ठंडा हो जाता है और नीचे बैठ जाता है। फिर क्या होता है कि फिर जब गर्म होगा तो फिर उठेगा ऊपर ऐसे करके और इसको गला देगा। धीरे धीरे करके क्या होता है कि ये ऊपर उठता जाता है और इसको चट्टान को गलाता जाता है। और एक समय ऐसे होता है कि ये परत बहुत पतली रह जाती है तो विस्फोट के साथ क्या होता है, ये बाहर आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है, क्योंकि जब ये गर्म होता है तभी बाहर आएगा, सही, पिघली हुई अवस्था में होगा तभी बाहर आएगा और विस्फोट के साथ ये बाहर आ जाता है, ठीक है। और ये जो लावा होता है उसमें देखो खनिज पदार्थ होते हैं जो तरल अवस्था में पाए जाते हैं। और ये मैग्मा, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा या लावा बोलते हैं, वो क्या होता है, चारों तरफ फैल जाता है, ठीक है। अब फैलने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये क्या होता है, ठंडा हो जाता है और ठंडा होने पर बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है। और देखो जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, ठीक है, उनमें कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ठीक है। उनमें पानी भी नहीं पाया जाता है और जीवाश्म भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्यों जी, देखो इतनी ज़्यादा, देखो तरल पदार्थ होता है, जैसे लोहे को पिघला के और उसको ठंडा कर दो तो कितना कठोर हो जाएगा। तो अब इन चट्टानों के अंदर पानी जाता ही नहीं है, जब पानी गिरता है ऊपर से बह जाता है तो ये चट्टानें पानी सोखती नहीं है अपने अंदर, क्योंकि इतनी ज़्यादा कठोर होती हैं, समझे ना। तो इसलिए इसमें पानी और जीवाश्म नहीं पाया जाता, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की। कह रहे किताब उल रहला, कह रहे सैनामा, राजतरंगड़ी, किताब उल हिंद, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखते हैं कि किताब उल रहला जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी इब्न बतूता ने, ठीक है, इब्न बतूता इसके राइटर थे, लेखक थे, ठीक है। सैनामा जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी फिरदौसी, ठीक है, फिरदौसी ने। और राजतरंगड़ी आप लोगों को पता होगा कल्हड़ थे लेखक इसके, ठीक है, कौन थे, कल्हड़। और जो किताब उल हिंद ये लिखी थी अलबरूनी ने, ठीक है, अलबरूनी, आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। जो किताब उल हिंद लिखी गई थी वो लिखी गई थी अलबरूनी द्वारा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था। कह रहे तक्षशिला, उज्जैन, सौराष्ट्र, तोसाली। तो आप लोग ध्यान रखना है उस समय उज्जैन का वायसराय था। और देखिए अशोक के बारे में आप लोगों को पता होगा कि अशोक जो था ना मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य का शासक था, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार। और उसके बाद कौन हुआ था? अशोक महान, ठीक है। और एक नाम आप लोगों को और बताया था, जो नाम था बिम्बसार, ठीक है, बिम्बसार। दोनों कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिंदुसार और बिम्बसार दोनों अलग अलग हैं। और जो बिम्बसार था ना वो हर्यक वंश का संस्थापक था, ठीक है। किस वंश का संस्थापक था? हर्यक वंश का संस्थापक था, ये चीज़ क्लियर रखना। और देखो आप लोगों को बताया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने जैन धर्म को अपनाया था। कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म, ठीक है। और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। और देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म में क्या था? एक विधि होती है संलेखना विधि। क्या होती है? संलेखना विधि। इससे अपने प्राणों को त्यागा था, ठीक है, त्यागे थे, ठीक है। किस विधि से प्राण त्यागे थे? संलेखना विधि। देखिए संलेखना विधि क्या होती है? जैन धर्म में इच्छा मृत्यु होती है। इच्छा मृत्यु मतलब क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति मरना चाहता है तो वो क्या करेगा? खाना पीना छोड़ दे, ठीक है, मतलब खाना ना खाए और पानी ना पिए। इससे क्या होगा? धीरे धीरे वो तड़प तड़प के मर जाएगा। और इसी विधि से क्या होते? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे, ठीक है, जैन धर्म स्वीकार किया था। और आप लोगों को पता होगा अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, कई बार आप लोगों को बताया था। और बिंदुसार जो था ना आजीवक संप्रदाय, ठीक है, आजीवक संप्रदाय उस समय हुआ करता था, तो उसको अपनाया था, ठीक है, बिंदुसार ने। देखो तीनों जो शासक हुए थे मौर्य वंश के, वैसे तो आपको बताया था कि मौर्य वंश में टोटल कितने शासक हुए थे? 10 राजा हुए थे। और आप लोगों को एक क्लास में बताया था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, ठीक है, अंतिम शासक कौन था? वृहद्रथ था। क्या था? वृहद्रथ था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखते हैं अंतिम शासक कौन था? वृहद्रथ था। और जिसकी हत्या किसने की थी? उसके सेनापति, ठीक है, कौन था? सेनापति था पुष्पमित्र शुंग, ठीक है, कौन था? पुष्पमित्र शुंग, जिसने क्या की थी? उसकी हत्या की थी। और हत्या करने के बाद भारत यहाँ पे शुंग वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी। क्लियर है कि नहीं? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किस सम्राट के शासनकाल में हूणों ने प्रथम आक्रमण किया था। कह रहे अशोकवर्मन, रामगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आप लोग ध्यान रखते हैं कि कुमारगुप्त के समय क्या हुआ था कि हूणों ने प्रथम आक्रमण किया था। और आप लोग बताते कुमारगुप्त था ना जो गुप्त वंश का शासक था, ठीक है। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। और उनके उत्तराधिकारी कौन थे? घटोत्कच, ठीक, घटोत्कच, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। और उसके बाद कौन हुआ था? कुमारगुप्त, वो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। और प्रथम आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था, ठीक है, स्वतंत्र शासक, तो आप लोग ध्यान रखें वो था चंद्रगुप्त प्रथम था। और आप लोगों को बताया था कि ये स्वतंत्र शासक कैसे बना था, क्योंकि ये दोनों लोग क्या हुए थे कि जो आपका लिच्छवी गणराज्य हुआ करता था या शक हुआ करते, शकों के अधीन में शासन चला रहे थे, ठीक है, किसके अधीन में? शकों के अधीन में, ठीक है। और तो चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? शकों की राजकुमारी जो थी ना, ठीक है, उससे शादी कर ली थी, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ था कि इसको स्वतंत्र कर दिया गया था। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आप लोगों से पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सबसे पहले भारत आया था हुएनसांग, मार्को पोलो, इबन बतूता, मेगास्थनीज। तो आप लोग ध्यान रखना है इसका आंसर हो जाए मेगास्थनीज। और आप लोगों को बता चुका हूँ कि मेगास्थनीज जो था ना वो क्या था कि सिकंदर का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा और कहानी सुना चुका हूँ एक क्लास में, सिकंदर। और सिकंदर का सेनापति था, ठीक है, सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर सेनापति था। क्लियर नहीं? और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना मौर्य वंश के संस्थापक, उनके बीच में 305 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, ठीक है, निकेटर और किसके बीच में?
सेल्यूकस निकेटर और किसके बीच में, चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, जिसमें क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य जीते थे, विजयी रहे थे। सेल्यूकस निकेटर क्या हुआ था, हार गया था। जब हार गया था, इसकी पुत्री थी हेलेना, और हेलेना का विवाह कर दिया गया था किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। उसके बाद में क्या हुआ था, सेल्यूकस निकेटर ने ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक अपना राजदूत भेजा। क्या भेजा था, राजदूत बोला जाता है। ठीक है, अपना राजदूत भेजा, जिसका नाम क्या था, मेगस्थनीज। ठीक है, मेगस्थनीज, ले नहीं, तो मेगस्थनीज किसके द्वारा भेजा गया था, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। आप लोग देखना। और मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पाल वंश की स्थापना की, कह रहे गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने, नारायणपाल ने। तो आप लोग ध्यान रखना है कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी, गोपाल ने की थी। और जो पाल वंश था 750 से लेकर 1174 तक रहा था, मतलब ईसा पूर्व में ईस्वी की बात कर रहा है। ठीक है, तो 1150 से कहाँ तक रहा था, 750 से 1174 तक रहा था पाल वंश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, कह रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो आप लोग ध्यान रखना कि संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे ना, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भूजल स्रोत हैं, कह रहे वर्षा का जल, तालाब, नदी, उपर्युक्त सभी। तो देखो यहाँ पे भूजल के स्रोत की बात कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखें, इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देखिए इस क्लास में आप लोगों ने सामाजिक अध्ययन को पढ़ा था, और आप लोगों को सामाजिक अध्ययन की क्लास यदि पसंद आई है तो कृपया आप लोग लाइक करें, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ सकें। तो फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।